हेलो स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्युबिलिटी टर्म डिस्कस की थी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होती है, विच इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। तो आज हम दो टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सॉलिड इन लिक्विड एंड देन गैस इन लिक्विड। और ये देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solids in liquids। तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल बहुत जनरल है, जैसे सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी को चेंज करते हैं? फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दैट इज़ किस टाइप का हम सोल्यूट या किस टाइप का सॉल्वेंट लेने जा रहे हैं, उनके बीच में इंट्रैक्शंस क्या होंगी। अगर कॉमन इंट्रैक्शंस होंगी, दैट इज़ अगर पोलर सॉल्यूट लिया जा रहा है उसको पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। ये सारी बात एक लाइन के ऊपर डिपेंड करती है, विच इज़ लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब क्या है, पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो सोडियम क्लोराइड है, आयनिक है, शुगर है, ईजिली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन नेफ्थलीन, एंथ्रासीन हो, बेंजीन हो, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। तो अगर इनको हमें डिसॉल्व करना है तो इनको डिसॉल्व करने के लिए हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। दैट इज़ नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, दे ईजिली डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में NaCl शुगर डिसॉल्व नहीं होंगे। दैट इज़ वही बात है कि पोलर में ही डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर में। तो ये फर्स्ट फैक्टर है, टाइप हम कह सकते हैं, या कहें नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। सेकेंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। कोई भी हम सोल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिसोल्यूशन, कि हम क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं। अब वो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो या तो एंडोथर्मिक हो सकता है या एक्सोथर्मिक हो सकता है। दैट इज़ हमने कोई सब्सटेंस लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट, तो इसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी या हम कहें जो डिसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक है। दैट इज़ उसको हीट रिक्वायर्ड है, उसमें हीट गेन होती है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें हीट की रिक्वायरमेंट है। दैट इज़ हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हीट प्रोवाइड की। तो ली चटेलर प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं इसमें, जिससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है, जैसे कि कुछ बेस होते हैं हमारे पास, NaOH है, या एसिड को हम जब डाइल्यूट करते हैं, या फिर लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपके पास स्लेट लाइम है। वाटर में जैसे ही डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, उसमें हीट लिबरेट होती है, हीट रिलीज़ हो रही है। दैट इज़ जो हीट प्रोडक्ट है, दैट इज़ हीट कंपोनेंट प्रोडक्ट की साइड है। अगर हम एक रिएक्शन की टर्म में ले लें, रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो हीट जो है वो प्रोडक्ट की साइड में है। तो अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, दैट इज़ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो दोनों प्रोसेस के लिए टेम्परेचर का फैक्टर जो है वो डिफरेंट है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो आपको पहले ये देखना है कि डिसोल्यूशन कैसा है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, उसी के बाद आप डिसाइड करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। लेकिन कुछ एग्जांपल हमारे पास ऐसे भी हैं जिसमें सॉल्युबिलिटी
कॉन्टीन्यूस इंक्रीज या कॉन्टीन्यूस डिक्रीज नहीं होती। दैट इज़ सोल्युबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस चेंजेस विद चेंज इन वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। मतलब क्या है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म का? मतलब क्या है कि कुछ जैसे हम देखते हैं हाइड्रस सॉल्ट्स होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट है डेकाहाइड्रेट .10H2O। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, हीट करेंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से लिबरेट हो जाते हैं, ये हट जाते हैं, तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ये पहले हाइड्रेटेड सॉल्ट था, बाद में डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है, इनकी सोल्युबिलिटी एकदम से चेंज हो जाती है। तो हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसका। अगर सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है इसकी अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस एंड देन डिक्रीजेस। मतलब ग्राफ एक बार सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी फिर डिक्रीज़ हो जाएगी, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो 32.4 डिग्री सेल्सियस है, इस टेम्परेचर को कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्यों बोलते हैं इसे ट्रांजिशन टेम्परेचर? क्योंकि इस टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस जो है आपके पास, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दैट इज़ द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंजेस इट्स फॉर्म। हाइड्रेटेड सॉल्ट से डिहाइड्रेटेड फॉर्म में चला गया, तो इस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। और इसी टेम्परेचर पे सोल्युबिलिटी में एक रैपिड चेंज आता है। हो सकता है कि वो इंक्रीज़ हो रही है तो और तेज़ी से और फास्टली इंक्रीज़ हो जाए, या हो सकता है वो इंक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़ भी होने लग जाए। तो कोई भी चेंज यहाँ पर ऑब्जर्व ज़रूर होता है, विच इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर। लास्ट फैक्टर की बात करें सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के केस में, तो ये है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। सॉलिड, हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स इन लिक्विड, तो सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर का कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड्स लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसीलिए प्रेशर डू नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। नेग्लिजिबल इफेक्ट है, तो इसीलिए हमारे पास ये फैक्टर यहाँ पे हम नेगलेक्ट करेंगे। सिर्फ दो फैक्टर को ही डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है आपने टेम्परेचर, क्योंकि वो टेम्परेचर फैक्टर डिपेंड कर रहा है कंडीशंस पे कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। तो ये हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स।